बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट एसएनजीएटी की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जीके का लेक्चर नंबर 5 था आज। लेक्चर नंबर 20 ये गलती से लिखा गया है। लेक्चर नंबर 29 आज हमारा जो है ना एफपीएससी एसएसटी वालों का था। तो चूंकि मैं इकट्ठे नोट्स कंपाइल कर रहा था तो एसएसटी का जो 29 था यहीं पर लिखा गया। तो ये बेसिक लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। ठीक है जी, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा नोट्सों में। अब जो हम बात करते हैं आज अर्थ की। आपको पता है कि हमने बिग बैंग से इसको स्टार्ट किया था। बिग बैंग थ्योरी से इसको हमने स्टार्ट किया था। एक हम तरतीब के साथ एक स्टोरी की तरह जीके को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद आपका सोलर सिस्टम आया था, गैलेक्सी आई थी, मून आया था, उसके बाद प्लैनेट्स वगैरह, और अब आज हमने बात करनी है अर्थ की। अर्थ के 2 लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला होंगे, बल्कि इसमें ज़्यादा ही होंगे। अर्थ तो आपको पता, अब नेक्स्ट सारा के सारा अर्थ ही चलना है। ठीक है जी। अब अर्थ की आज हमने पढ़ना है जी। आज आपको पता है जियोलॉजी। जियोलॉजी मीन के जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना जी। पहले इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लें, फिर हम इंशाल्लाह ताला ऊपर इसके एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक स्टोरी की तरह इसको लेकर चलेंगे। तो अर्थ का जो जियोलॉजी है, मीन के जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है ना, जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है, उसके 2 लेक्चर्स होंगे। एक ये वाला लेक्चर आज जो मैं आपको करवाने लगा हूँ, और कल इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर होगा। तो यूँ आपके जो जियोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये मैंने आपको ये ज़िमनी चीज़ें भी साथ लिखी होती हैं। एक स्टोरी के साथ साथ ये ज़िमनी चीज़ें भी आपने लाजमी क्लियर करनी होती हैं। और याद रखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादातर आपकी ये ज़िमनी जो मैं साथ साथ लिखता हूँ ना, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखता हूँ, यहाँ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन यहाँ ज़्यादातर यहाँ से आते हैं, तो ये आपने लाजमी क्लियर करने होते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमने बात करनी है जो अर्थ के वाले से, तो ये वाला आपने जो बॉक्स है क्लियर करना है। जियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। ठीक है जी। इसको हम जियोलॉजी कहते हैं, ज़मीन के अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुतालिया। और पेट्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। और कल मैंने इससे पहले आपको करवाया था कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी तो ये डेफिनेशन भी आपने साथ साथ इनको तरतीब के साथ कवर करते जाना है। तो स्टडी ऑफ रॉक्स, जो ज़मीन के अंदर रॉक्स होती है ना, उनकी स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और ज़मीन के अंदर जो है बीनीथ अर्थ लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड मैग्मा। मैग्मा में लावा और गैस मिलकर एक मैग्मा बनाता है। जो कहता है फलां जगह पर लावा फट गया और जलजला आ गया। ठीक है। उसको हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा 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 के अंदर लावा और गैस मिली होती है। ठीक है जी। तो लावा आपके पास लिक्विड होता है, गैस आपके पास, ये दोनों मिलकर उसको क्या कहते हैं जी, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा जब गैस रिलीज हो जाती है, लावा फट जाता है, तो सिर्फ वहाँ पे क्या होता है जी, वहाँ पे सिर्फ आपके पास जो ना लीक है। ठीक है जी। अब बात करते हैं, आज तरफ चलते हैं जी। लेक्चर क्या है जी, अर्थ। अर्थ का सबसे पहले तो आपने इसकी लाइफ देखनी है। 4.56 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ वाज फॉर्म्ड। आपको पता है हमने 13.8 बिलियन ईयर से हमने स्टार्ट किया था। 13.8 बिलियन ईयर्स अगो आपकी जो ना कायनात बनी थी, वो बिग बैंग जब हुआ था। ठीक है जी। जो आइसोलेटेड जो आपकी आपकी जो थी वो एक छोटा सा पॉइंट था। ठीक है जी। हमने उसको जो ना ग्रेविटेशनल आइसोलेटेड यूनिटी कहा था। ठीक है जी। वहाँ से जब बिग बैंग आपको हुआ था, तो जनाब उसमें वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो के हम पहुंच चुके हैं। तब आपकी अर्थ फॉर्म हुई थी जनाब। एट स्टार्ट इट वाज वेरी हॉट। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ज़मीन थी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा गर्म थी, या कूल थी, या नॉर्मल थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है जी। ये सन से आपका जो है ना, यहाँ पे सन आना था, ये जो ना सूरज से तीसरे नंबर पे आता है। आपको मैंने बताया था ये आपके पास सन होता है, तो आपने लिखना है एम वैम जे सन। ये मैंने आपको बताया था। एम फॉर आपके पास एम वैम, तो ये ई आपके पास आ रहा है अर्थ। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको मरकरी, वीनस, और आपके पास आ गया अर्थ, आ गया मार्स, आ गया जुपिटर, साटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये मैंने आपको एक तरतीब बताई थी। ठीक है। जो तीसरे नंबर पे आपको होता है ये जो अर्थ है। ठीक है जी। अर्थ इज ओनली प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर लाइफ इज ओरिजिनेटेड। सब जो अर्थ है ना, सिर्फ वही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ऊपर जिंदगी पाई जाती है, लाइफ जहाँ पे होती है। ठीक है जी। इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ये जो ना, ये जो आपका है जो साइज के अतबार से 5वें नंबर पे आता है। ये मैंने आपको बताया था। एम वैम जे सन आपने लिखना है ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट करना है जे सन से, 1 2 3 4। इधर से आपने क्या आना है, इसको आपने यहाँ से सबसे पहले अर्थ की बात करनी है, 5 6 7 और 8। इस तरह से मैंने आपको तरतीब बताई थी इनके साइज के अतबार से। ये भी क्वेश्चन वो बार बार पूछता है पेपर में प्लैनेट्स के वाले से। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, इट हैज़ द शेप ऑफ लिपसाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वो पूछता है बार बार। इट हैज़ शेप ऑफ लिपसाइड एंड आइडियलाइज अर्थ प्रोड्यूसिंग अ शेप इज कॉल्ड जियाइड।
ये जियाइट का भी ऑप्शन देता है और अलिपसाइट का भी ऑप्शन देता है, ये दोनों आपस में सेम होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डेट इज फ्लैटन्ड फ्रॉम इट्स टॉप एंड ब्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, क्या मतलब है, ये इस तरह गोला होता है, जब तो उसको थोड़ा सा ऊपर से दबा दिया जाए तो ये ऐसे ऐसे जनाब हो जाती है, ठीक है जी। ये आपके पास ऐसे ऊपर से फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, और ये जनाब इसके सेंटर से ना ऐसे बाहर को निकली होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ज़मीन की शेप के हवाले से। यही आपकी 4-5 क्वेश्चन ज़मीन के हवाले से बनते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे ये साथ आपके पास जो ना जी अरे जो ना एरेट्सोथेनस, एरेट्सोथीनस जो ना एरेट्सोथीनस, इसके बारे से क्वेश्चन पूछता है। एरेट्सोथीनस वाज द ग्रीक फिलोसोफर हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी, इसको जियोग्राफी का हम फादर कहते हैं। हु फर्स्ट टाइम मेजर्ड द रेडियस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जिसने ज़मीन का रेडियस और सर्कमफेरेंस सबसे पहले जनाब इसने मालूम किया था, वो ग्रीक फिलासफर था। ग्रीक आपके पास एरेट्सोथीनस, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जी इसके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। एरेट्सोथीनस ने क्या कुछ इसका फाइंड किया था। उसने जनाब इस रेडियस था 6378 किलोमीटर, यह आपने याद करना है। ज़मीन का रेडियस 6378 किलोमीटर। फिर डायमीटर आपको पता है रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 6378 सिर्फ आप याद कर लें, तो इसको डबल करें 12756 आपका इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर कहता है ये जो आपके पास ज़मीन है ना, ज़मीन के सेंटर से लेकर इसके जो आपके पास है इसकी बाउंड्री तक का फासला रेडियस होता है। तो अगर इसको हम डबल करते हैं दोनों तरफ करते हैं, ये आपका डायमीटर बन जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर सर्कमफेरेंस होता है ज़मीन के ऊपर जो चक्कर मुकम्मल होता है, वो 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर, ये भी वो क्वेश्चन पूछता है, पेपर में बड़ी दफ़ा पूछा गया है। ज़मीन का सर्कमफेरेंस कितना है, 40,075 किलोमीटर है। एरिया जो ना 510 जो ना, ये सिर्फ आपने 510 का फिगर याद करना है। 510 का फिगर याद करना है, तो यही से आपको आइडिया हो जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी फिगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, समझ आ गई है। अगर आपने फिगर भी याद करना है, आप 51 करोड़ सिर्फ याद कर लें, 51 करोड़ 72,000 कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे ये याद कर लें कि जनाब इसका 510 का फिगर याद कर लें, 510 इंशाल्लाह ताला वो आपका वहीं से वो आइडिया आपको हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सन 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ये तो पहले भी बात हमने कई दफ़ा कर ली है। इसको गैलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स आपने याद करनी है, ज़मीन के वाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सारा लिख दिया, इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास लेयर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है जी। अर्थ की बेसिकली 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वो पूछता है। सबसे पहले आपको पता है क्रस्ट होती है, फिर आपके पास होती है जी मेंटल, और फिर तीसरी आपके पास होती है कोर, ठीक है जी। 3 लेयर्स है ज़मीन की, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो आपकी मेंटल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेंटल है। अभी रिसेंटली आपको पता है पिछले हफ्ते जो पेपर पीपीएससी का हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ज़मीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सी है, मेंटल है। मेंटल इसकी टोटल 3 लेयर्स होती हैं जी, ठीक है, समझ आ गई है जी। अब चूंकि उसने लास्ट टाइम आपको मेंटल का क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो क्रस्ट का पूछ ले या कोर का पूछ ले, या हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। तो आपने इसकी लेयर्स को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अर्थ क्रस्ट हैज 2 पार्ट्स, क्रस्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक मतलब ओशियानिक क्रस्ट है। याद रखिएगा जो जो आपके पास ज़मीन के जितनी भी लेयर्स है ना, ज़मीन की ये तीनों लेयर जो है, इनके तीनों के 2-2 पार्ट्स हैं। एक इनका अपर पार्ट और एक इनका लोअर पार्ट है, एक इनका अपर पार्ट और एक इनका लोअर पार्ट है, तीनों पार्ट्स का, तीनों लेयर्स का, ठीक है जी। इसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन सी है जी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ज़मीन की जो क्रस्ट है वो जनाब किससे मिलकर बनी हुई है, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। इसको SI सिलिकॉन, AL एल्यूमिनियम, तो ये सियाल का लफ्ज़ याद कर ले, यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो सकता है, ठीक है जी। इट हैज़ थिकनेस 1 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। ये जो आपके पास क्रस्ट है ना, ये 1 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक मुख्तलिफ जो ना जगहों पे हो सकती है। मीन के ये आपके पास ज़मीन है ना, हो सकता है यहाँ पे क्रस्ट आपकी जो ना 1 किलोमीटर और यहाँ पे आपके पास ना ये 70 किलोमीटर आ जाए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। इसकी यहाँ मीन के ये कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है, ठीक है जी। ये 1 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है, मोटाई हो सकती है। सिलिकॉन इसमें 2.5% है, एल्यूमिनियम इसमें 8.23% है, आयरन इसमें 5% है, जो क्रस्ट है, ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सिलिकॉन आपके पास 2.5% है, एल्यूमिनियम 8.23% है, आयरन 5% है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन की भी पाई जाती है। तो ऑक्सीजन गैस है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे लिखते नहीं है क्रस्ट में। क्रस्ट आपको पता है नीचे मिट्टी की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है जी। तो ज़मीन यहाँ पे क्रस्ट में आपके पास है बहुत ज़्यादा गैस भी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस ही पाई जाती है, इनसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसकी फार्मेशन की बात करें, जो मिट्टी है नीचे है, उसकी फार्मेशन में जनाब क्या है जी, वो आपके सबसे ज़्यादा सिलिकॉन है, ठीक है जी। सिलिकॉन इज कॉल्ड अर्थ मेकर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बार बार। जो आपके पास है
अर्थ मेकर क्या है जी, सिलिकॉन है। ठीक है जी, सिलिकॉन इज मेटलाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आप जो यहाँ से जो ना आपको काफी ज्यादा वो कंफ्यूज करता है। ठीक है जी, अब कंफ्यूज आपको किस तरह से करेगा, कंफ्यूज इस तरह से करेगा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। अब अभी मैंने सबसे आपको बताया कि सबसे ज्यादा सिलिकॉन है, तो फिर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम है, तो यहाँ से आपको डबल माइंड करेगा। ये लफ्ज लिखा हुआ है मेटल, ये मेटल का जो वर्ड है ये आपको कंफ्यूज करेगा। वो पूछता है कि जमीन की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी है, तो मेटल एल्यूमिनियम है, क्योंकि जो आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन मेटल नहीं है, सिलिकॉन मेटलाइड है, सिलिकॉन मेटलाइड है, मेटलाइड है जी। जमीन का जो क्रस्ट है, जमीन का जो साख्त है, वो सबसे ज्यादा उसमें मेटलाइड है, मेटल्स ज्यादा नहीं है। तो मेटलाइड्स मेटल्स ये क्या चक्कर होता है। ठीक है, ये भी अभी आपको ये मैंने साथ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसको अभी मैं करवाता हूँ, तो आपको मेटल, मेटलाइड, नॉन मेटल और ये सारी चीजें जो है ना, जो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट वगैरह, ये सारी मैं अभी आपको ये करवाता हूँ। ठीक है जी, जरा इसको हम कवर कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया जी सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन। देखिए ना, ये 8.23% एल्यूमिनियम थी, तो 5% आपका आयरन था, तो दूसरे पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये आ गया। ये मेटलाइड है, सिलिकॉन मेटलाइड है। अगर वो पूछे कि जमीन की क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी है, तो वो एल्यूमिनियम है। सबसे ज्यादा मेटलाइड कौन सी है, तो वो सिलिकॉन है। और सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ से आपका वो डबल माइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, उसके बाद आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। अब सिर्फ वो एलिमेंट की बात करें तो फिर ऑक्सीजन की बात करें। देखिए ना, गैस भी एलिमेंट है, मेटल भी एलिमेंट है, मेटलाइट भी एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है। एलिमेंट तो सारे होते हैं ना, अब इनके मखसूस नाम होते हैं। अगर वो मखसूस नाम से पूछता है तो फिर आपने मेटल की बात लहदा याद कर लेनी है, मेटलाइट की लहदा याद कर लेनी है, गैस की लहदा कर लेनी है। अगर वो जनरल आपसे एलिमेंट ही पूछ ले तो फिर आपसे क्या है, ऑक्सीजन है। और ये आपने ये क्रस्ट का लफ्ज भी याद करना है, क्रस्ट का लफ्ज भी, क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। वैसे मोस्ट अबंडेंट आपके पास यूनिवर्स में हाइड्रोजन है, ये मैंने पहले आपको दूसरे या तीसरे लेक्चर में बता दिया हुआ है। ठीक है, ये जो चीजें हैं ना, इनको आपने सेपरेट सेपरेट इनका डिफरेंशिएट करके याद करना है। ये कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं और यहाँ से बच्चे पजल हो जाते हैं जनाब। वो कहते हैं जी, कभी कहते हैं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, कभी कहते हैं सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाई जाती है, कभी कहते हैं सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, कभी कहते हैं सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाई जाती है। तो ये अल्फाज का हेर फेर ही होता है, यहीं से बच्चों का वो पजल करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो इंशाल्लाह ताला ये बातें आपको नहीं भूलेंगी। उसके बाद आपके पास है ओशियानिक क्रस्ट। एक आपके पास है जी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गई, एक आपके पास है ओशियानिक क्रस्ट। अब ओशियानिक क्रस्ट क्या है जी, ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। पहले आपके पास सियाल था ना, अब आपके पास आ गया SiMa, सीमा, 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 SI सिलिकॉन, M फॉर मैग्नीशियम। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है ना, ये हैवियर मेटल है। ये आपके पास ये भारी धात होती है, इसलिए से आपके पास जो ओशियानिक क्रस्ट है ये भी आपके पास भारी होगी। आपने देखा होगा साले समंदर की मिट्टी ले और खुश्क इलाके के या किसी सहरा पे मिट्टी ले कौन सी भारी होगी। ठीक है जी, ओशियानिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इट हैज थिकनेस 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर। ये 1 से 5 किलोमीटर होती है, 1 से 5 किलोमीटर। ये यहाँ पर आपको ओशियानिक क्रस्ट है ना, यहाँ पे कहीं पे 1 किलोमीटर की, कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर, कभी 5 पे, कभी 3, कभी 3.5, कभी 2.5। तो ये आप इस तरह से इसकी आपके पास थिकनेस होती है। इट इज डेंस एंड हैवी पार्ट ऑफ क्रस्ट ड्यू टू मैग्नीशियम। ठीक है जी, तो जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि बताएं जी मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ क्रस्ट कौन सा है, तो आपके पास वो जी ओशियानिक क्रस्ट है, ओशियानिक क्रस्ट है। उसके बाद आपके पास है क्या, मेंटल, जमीन की जो दूसरी लेयर है वो है जी मेंटल। अब यहाँ से मेंटल में स्टार्ट करने से पहले ये आपको ये जो बॉक्स में आपको कवर करवा दूं ताकि ये भी आपके साथ साथ क्लियर हो जाए। अभी मैंने आपके बात की थी मेटलाइट की, सिलिकॉन आपकी मेटलाइट है। तो याद रखिएगा, कायनात में अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनका जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जोड़ा पैदा किया है, और दोनों जोड़े जो है ना, जोड़ों के दोनों के जनाब एक्सट्रीम के दरमियान भी एक दरमियानी चीज़ भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ में पैदा की है। जैसे मेल फीमेल दरमियान में ट्रांसजेंडर भी आ जाता है ना जी। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के दरमियान मेटलाइट, या इसको एम्फोटेरिक भी कहते हैं, उसको मुखन्नस भी कहते हैं। ठीक है जी, तो हर चीज़ के अल्लाह ताला ने दो तो प्योर चीज़ें बनाई हैं और एक उनमें इम्प्योर चीज़ भी बना दिया, इम्प्योर चीज़। ठीक है जी, ना ही होती है, ना वो शी होती है, वो ही भी नहीं होती और शी भी नहीं होती। क्या होती है जी, वो एम्फोटेरिक चीज़ होती है। ठीक है जी, तो इसलिए ये जो यहाँ से क्वेश्चन वो काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछता है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट में क्या वो क्वेश्चन पूछता है। अभी रिसेंटली पेपर जो आया था आपको पता है, उसमें जो ना गोल्ड और सिल्वर की मेटल को उसने पूछ लिया था। ये भी मैंने नीचे आपका बॉक्स लिख दिया। ठीक है जी, गोल्ड और मेटल गोल्ड और सिल्वर कौन सी मेटल्स है। अभी आप अगर आपने पेपर दिया है एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी ये बॉक्स की। इसमें 3 चीज़ें हैं, मेटल और नॉन मेटल। एक तो होगी मेटल और एक होगी नॉन मेटल। इनके दरमियान चीज़ होती है मेटलाइट। मेटलाइट तो फिर आपको समझ आ गई है, जो ही मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल भी नहीं है, इनके दोनों की खसूसियात उसमें पाई जाती हैं, उसमें दोनों खसूसियात पाई जाती हैं।
ठीक है, समझ आ गई है जी। अब मेटल की कौन सी खसूसियत है जी? मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज टिपिकल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, शाइनी, मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो ज़्यादा आपके पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती है। यहाँ से ये हीट यानी कि गर्म चीज उसमें से पास हो जाती है, हीट पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो आपके उसको हम कहते हैं मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे ये शोला जल रहा है ना, ये आपके पास आग है, तो यहाँ पे जनाब आप लोहे का राड इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ना, तो लोहे का राड आस्ता आस्ता यहाँ पे गर्म होगा, तो आस्ता आस्ता चलते चलते आपके हाथ पे भी जाके ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, मीन का ये हीट यहाँ से आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। इसी तरीके से ये आपके पास शोला है, तो शोले के करीब आप लकड़ी ले आए, तो लकड़ी जो क्या करेगी, लकड़ी यहाँ जहाँ जो शोले के करीब है उसी को आग लग जाएगी, पीछे उसकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, वहाँ पे पीछे हीट ट्रांसफर नहीं है, सारी जल जाएगी ऐसा ऐसा, लेकिन आपके हाथ को हीट नहीं पहुंचेगी, मीन के यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो ये आपके पास लकड़ी क्या है जी? नॉन मेटल है। लकड़ी आपके पास क्या जी? नॉन मेटल है। ठीक है जी। नॉन मेटल आर एलिमेंट दैट आर यूजुअली ब्रिटल एंड सॉलिड फॉर्म, रैक मेटेलिक लस्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी मेटलाइड। मेटलाइड आर एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक एंड एंटीमनी वगैरह। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियानी जो चीज़ होती है वो आपके मेटलाइड होते हैं, तो सिलिकॉन आपकी मेटलाइड है। इसी तरीके से ये कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, मीनिंग उसमें बिजली गुजर जाती है। नॉन कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें से बिल्कुल भी बिजली नहीं गुजरती, इंसुलेटर जिसको हम कहते हैं, प्लास्टिक वगैरह या लकड़ी वगैरह। और सेमी कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है ना पास तो हो जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से होती है, थोड़ी सी पास होती है, ज्यादा नहीं पास होती, बिल्कुल थोड़ी सी पास होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, वो सिलिकॉन का क्वेश्चन पूछता है, वो टंगस्टन का क्वेश्चन पूछता है, नाइक्रोम का क्वेश्चन पूछता है। ये वो पूछता है जो आपके पास हीटिंग अप्लाइंसेज मीन के चूल्हे वगैरह में, बर्नर वगैरह में कौन सी मेटल यूज होती है, वो आपके पास सेमी कंडक्टर मेटल, वो आपके पास निक्रोम होती है। और जो आपका बल्ब है ना, बल्ब, तो बल्ब में टंगस्टन यूज होती है। ठीक है जी, टंगस्टन, उसके वाला से क्वेश्चन वो पूछता है वो। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये है जी ट्रांसपेरेंट। उसके बाद ये तीन चीजें हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। ठीक है जी। अब ट्रांसपेरेंट चीज शफाफ होती है, शफाफ मीन के साफ सुथरी चीज होती है, और एक होती है गैर शफाफ गंदी चीज होती है, मीन के जिसमें कुछ चीज भी नजर नहीं आती, ओपेक होती है। और एक होती है ट्रांसलूसेंट, जो इन दोनों के दरमियान में ब्लर होती है, ब्लर चीज होती है। ठीक है जी। ये तीन चीजें यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। Transparent, a material that allows light to pass through it without significant scattering, enabling an object to see clearly through it। ठीक है, ये दरमियान में शीशा आपका लगा हुआ है, इधर आपके पास कोई एक बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे अगर दरमियान में चीज ट्रांसपेरेंट है, शीशा साफ सुथरा है, तो यहाँ से आपको दोनों तरफ चीज नजर आएगी, वो बंदा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर दरमियान में ये गत्ता वगैरह लगा देता है, कोई दीवार कर देता है, तो ये आपके पास ओपेक चीज़ होती है, यहाँ से दूसरी तरफ चीज़ नज़र नहीं आती है। और अगर आप यहाँ पे जो ना कोई ऐसा शीशा लगा देते हैं जिसके ऊपर आपको कवर वगैरह या कोई आप स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, या आपने देखा होगा ब्लर पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं, ब्लर शीशे होते हैं जिसमें अंदर आपको कुछ ना ऐसे मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन कंप्लीट फिगर नज़र नहीं आती। ठीक है जी। आमतौर पर यहाँ पे ये जो एडवांस कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, ये जो ना ये गाड़ियों वगैरह में भी ये अलाउ होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है, ये गाड़ी के शीशे के अंदर जो ना पेपर वगैरह भी लगाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा जी, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें, ये भी आपने साथ साथ कवर करते जाना, ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है वो। अब बात करते हैं मेंटल की। हमारी जो दूसरी है जमीन की, जो दूसरी जनाब आपके पास लेयर है मेंटल। मेंटल इज मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल, ऑल द मेटल्स अपर मेंटल आर इन सॉलिड फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियो एलिमेंट्स। इसमें जनाब अपर मेंटल में आपके पास क्या होता है जी, ये आपके पास इसमें जनाब ये मेटल जो ना सारी सॉलिड फॉर्म में है, और लोअर मेंटल में आपके पास ये क्या जी, लिक्विड स्टेट में है। आपने देखा कि जमीन की जैसे जैसे खुदाई करते जाते हैं, जैसे खुदाई करते जाते हैं, नीचे से आपको क्या नजर आती जाती हैं, वहाँ से आपको लिक्विड चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं। कहीं पे पानी नजर आ रहा है, कहीं पे आपको ऑयल नजर आ रहा है, कहीं पे आपको गैस नजर आ रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोअर मेंटल की तरफ चलेंगे तो आपको जब चीज़ें लिक्विड नजर आएंगी, अगर ऊपर को आएंगे तो आपको चीज़ें क्या नजर आएंगी, आपके पास ये सॉलिड होंगी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी लोअर मेंटल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वीकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो वीकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ आपके पास लोअर मेंटल होता है। आपने कभी भी कोई भी ड्रिगिंग हो ना, जब कोई खुदाई वगैरह कर रहा है, कोई बोरिंग वगैरह कर रहे हो, तो जब तक ये ऊपर आपके पास अपर मेंटल में रहता है ना, तो बोर बड़ी मुश्किल से हो रहा होता है।
वो चीज़ बड़ी मुश्किल से, वो उसको क्या पंजाबी में बोकी बोलते हैं, वो बड़ी मुश्किल से अंदर जा रही होती है। लेकिन जैसे ही उसकी जो है ना अपर मेंटल खत्म होता है, नीचे से रेत वगैरह या उसकी जो है ना वहाँ पे लिक्विड की लेयर आती है, तो वो जल्दी जल्दी बोर आगे चलना शुरू हो जाता है। वो फटाफट जो है ना वो बोकी उसकी आसानी से काम करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। उसके बाद कोर आ गया जी। कोर आपके पास आ गया जी। कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। कोर हैज टू पार्ट्स। कोर के भी दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है जी। ऑल मेटल आर लिक्विड फॉर्म ड्यू टू हैवी प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है जी। तो ये आपके पास आउटर कोर में जनाब लिक्विड है, ठीक है, और इनर कोर में आपके पास सॉलिड स्टेट है। तो ये आपके पास हो गया जी कोर, जिसकी 3 लेयर्स होगी। ये इन 3 लेयर्स के आपने नाम याद करने हैं। अब ये जो आपके पास कोर है ना, कोर के बारे से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है जी फंक्शन ऑफ कोर में पूछता है वो। ठीक है जी। फंक्शन क्या जी कोर के, जो जमीन का जो अब मैग्नेटिक फील्ड है ना, जमीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर की वजह से पैदा होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा होता है? कोर की वजह से पैदा होता है। और जो हीट की जो ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन होती है, वो भी कोर में होती है। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अभी आप ना करें, क्योंकि मैं आज नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना आज, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाऊंगा। जब तक ये डिटेल से नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। जिस तरह मैंने लिख दिया था, ताकि सिर्फ आप नाम याद कर लें। जो ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कोर की वजह से होता है, हीट भी ट्रांसफर होती है। ठीक है जी। और उसके कन्वेक्शन वगैरह, ठीक है, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मीन के जहाँ पे आपकी जो है ना ये जो प्लेटें वगैरह जमीन के अंदर होती हैं, वो भी सारी यहीं पे होती है। ठीक है जी। तो ये आप अर्थ की रोटेशन भी कोर की वजह से ही हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर लेंगे। स्फीयर्स ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो जमीन के 6 स्फीयर्स हैं। ठीक है जी। नंबर आपके पास फर्स्ट है लिथोस्फीयर। इसको क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर हम क्या बनाते हैं जी, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके 100 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। और आपको एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर आपके पास लोअर मेंटल और 400 किलोमीटर नीचे की तरफ चलती है, लोअर मेंटल। ठीक है जी। तो इसको हम एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद मेसोस्फीयर होती है, फिर बेजोस्फीयर, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ये टोटल इसके स्फीयर्स होते हैं 6। इनके सिर्फ आपने नाम ही याद करने हैं सिर्फ नाम ही आपने याद करने हैं। और टोटल इनका एरिया कितना हो जाएगा ये आपने क्लियर करना है। ठीक है जी। अब आप लिथोस्फीयर से लेकर इनर कोर तक इसका जनाब टोटल इसका जो लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो मैंने आपको अभी बताया है कि ज़मीन का डायमीटर 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर है। तो ये जरा देखें ना, सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर आपके पास है एस्थेनोस्फीयर, फिर बेजोस्फीयर, आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पे जाके ज़मीन की सारी खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो ये टोटल इसका जो 6378 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ हो जाती है सारी लेयर्स की। जैसे ही यहाँ पर खत्म होती है आगे से, फिर आपके पास आ गया जी इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर बेजोस्फीयर, फिर आपके पास मेसोस्फीयर, फिर लिथोस्फीयर। तो ये इस तरह से आपके पास जमीन बन जाती है। ठीक है जी। ये ऐसे चलती है, ये इधर रेडियस और ये इधर रेडियस। ठीक है जी। इसी तरीके से ऐसे आपकी जमीन चल रही होती है, ये सारी लेयर ऐसे ही आपकी चल रही होती हैं। तो ये इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ये मेटल्स की टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। तो मेटल की जो टाइप्स, उसके बाद फेरस मेटल जी, मेटल्स डैट कंटेन आयरन एंड यूजुअली मैग्नेटिक, जिसमें मकनातीसी खसूसियत होती है, उसको हम फेरस मेटल कहते हैं। नॉन फेरस मेटल ऐसी होती हैं जिसमें मकनातीसी खसूसियत नहीं होती, मीन के मकनातीसी के साथ वो जो चिमटती नहीं है। नोबल मेटल्स वो होती हैं जी आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, जिनको जंग वगैरह इतनी जल्दी नहीं लगता, उसको हम क्या कहते हैं जी, नोबल मेटल। तो ये सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, प्लाटिनियम वगैरह जो ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। अल्कली मेटल्स क्या जी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल फाउंड इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। जो जिसमें हाईली रिएक्शन होता है, जो ग्रुप 1 जिसका ग्रुप वो पूछता है, वो कि अल्कली मेटल्स कहाँ पाई जाती है ग्रुप 1 में। जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम जो आपका जो है ना जी, ये जो है आपका जो टेबल है पीरियोडिक टेबल, उसको भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अल्कलाइन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, हैवी मेटल, या पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन वो कभी कभार पूछ लेता है, जैसे अभी उसने ये नोबल मेटल्स का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी क्लियर समझ आ गई होगी। इसको आप 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा सुने, फिर इसको पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें ऐसा ऐसा कवर होना शुरू हो जाएंगी। जब आपको इस तरह से आप एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जीके भी आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।